एक गरीब परिवार का लड़का कुछ साल बाद 4,000 करोड़ का घोटाला करने वाला था। तो चलिए जानते हैं इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में, हर्षद मेहता के बारे में। हर्षद मेहता का जन्म रायपुर की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके परिवार की हालात कुछ ज़्यादा सही नहीं थी। उनके पिता ज़्यादातर बीमार ही रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मुझे अपनी फैमिली की लाइफस्टाइल को बदलना है तो मुझे शहर से बाहर ही जाना होगा। तो उन्होंने डिसीजन लिया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो सपनों के शहर मुंबई में गए। वो 17 साल की उम्र में मुंबई आ चुके थे और मुंबई आने के बाद कुछ समय बाद उन्हें लाला लाजपत राय कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया था। वो कॉलेज के साथ साथ कुछ छोटे मोटे काम भी करते थे, जैसे रोड से प्लास्टिक इकट्ठा करना, उनको बेच देना, सीमेंट की जो बोरियां होती थी उन्हें उठाते थे, वहाँ से कुछ उनका कमीशन आता था, कुछ पैसे इकट्ठा कर लेते थे। अगले कुछ साल बाद जब हर्षद मेहता का कॉलेज कंप्लीट हो गया था तो उन्होंने अपनी फैमिली को भी मुंबई बुला लिया था। उनकी फैमिली में उनका भाई अश्विन मेहता, उनकी माता श्रीमती रसीला बहन और उनके पिता शांतिलाल मेहता थे। 1977 में हर्षद मेहता की पहली जॉब एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 600 रुपये की सैलरी में लगी और उनके साथ उनका भाई अश्विन मेहता एक आईसीआईसी बैंक में जॉब भी करने लगा। वो दोनों स्टार्टिंग से एक बिजनेस करना चाहते थे जिससे वे अपनी लाइफस्टाइल सुधार सके। उन्हें पता था कि वो जॉब करेंगे तो एक टाइम में बंदे रह जाएंगे, उन्हें कुछ बड़ा करना होगा। तो उन्होंने कई बिजनेस स्टार्ट किए, लेकिन उनका बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चला, उनमें उनको कुछ प्रॉफिट नहीं दिखा। तो हर्षद मेहता के काफ़ी जगह लिंक बने। लिंक बनने के बाद उन्होंने स्टॉक मार्केट के बारे में पता करा। उन दोनों भाई ने सोचा कि अब हम अपनी किस्मत स्टॉक मार्केट में आजमाएंगे। उस समय तक स्टॉक मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उसके अंदर जाना सिर्फ एक जॉबर और एक ब्रोकर को ही अलाउड था। जॉबर और ब्रोकर वो होते हैं, जो जॉबर होता है वो डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकता क्लाइंट के साथ, और जो ब्रोकर होता है वो डायरेक्टली ट्रेड कर सकता है क्लाइंट के साथ। अगर उन्हें मार्केट के अंदर एंटर करना था तो उन्हें चाहे एक ब्रोकर होना चाहिए और चाहे एक जॉबर होना चाहिए। तो वो एक ब्रोकर के पास जाते हैं और उनके अंडर एक जॉबर बनने के लिए मतलब रिक्वेस्ट करते हैं उनसे। तो ब्रोकर होता है वो काफ़ी मतलब एरोगेंट होता है, वो उससे मतलब मना कर देता है, लेकिन बाद में काफ़ी कहने सुनने के बाद वो बोल देता है ठीक है आप मेरे अंडर जॉबर बन सकते हो। लेकिन जब हर्षद मेहता जॉबर बनते हैं, उनका पहले दिन इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पहले दिन में ही उनका 2,000 रुपये का लॉस हो जाता है, जिससे वो निराश नहीं होते। उससे कुछ सीखते ही हैं कि मैंने ये गलतियाँ की, मुझे आगे गलतियाँ नहीं करनी है। कुछ महीनों बाद हर्षद मेहता अपनी स्किल्स पे काम करके और अपनी गलतियों से सीख के मार्केट के एक स्किलफुल ट्रेडर बन चुके थे। लेकिन हर्षद मेहता यही नहीं रुके, उन्हें और प्रॉफिट कमाना था। तो उन्होंने कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली कि अगर वो जो बाकी जॉबर्स लोग होते हैं उनसे पहले किसी कंपनी की इंटरनल इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं तो वो कुछ और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमें किसी स्टील फैक्ट्री के शेयर्स खरीदने हैं तो हम उसकी इंटरनल इन्फॉर्मेशन से पहले ही पता कर सके कि जो उसका प्रॉफिट है वो ऊपर चल रहा है या उसका लॉस चल रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए तो उन्होंने कुछ ऐसे लोगों से लिंक बनाए जो उनकी हेल्प कर सके और इन कंपनियों की इंटरनल इन्फॉर्मेशन उन्हें दे सके। तो जो इनका ये तरीका था ये काफ़ी उनको प्रॉफिट देके गया और उन्होंने अपना पहला घर मुंबई में खरीदा, जो कि उस टाइम पे खरीदना कोई आसान काम नहीं था। अपना एक मुंबई में घर बनाने के बाद हर्षद मेहता को एक ऐसी टेक्निक पता चली जिससे उन्होंने जितना मुनाफा वो इंटरनल इंफॉर्मेशन निकालने से करते थे उससे 2 गुना मुनाफा किया। एक टेक्निक का नाम था पंप एंड डंप। उस टेक्निक में जो कंपनी उन्हें दिख रही थी कि ये कंपनी काफ़ी प्रॉफिट में है और उसके शेयर काफ़ी महंगे हैं, तो उस कंपनी के शेयर वो पहले ही खरीद लेती थी सारे। बाद में जब वो शेयर महंगे हो जाते थे तो उन सबको 2 गुना अमाउंट में बेच देती थी, जिससे कि हर्षद मेहता का काफ़ी प्रॉफिट हो जाता था। उससे हर्षद मेहता ने काफ़ी प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट कमाने के बाद उसके अंदर एक ऐसा एरोगेंस कह लो या कॉन्फिडेंस कह लो आ गया था कि वो पूरे मार्केट की पूरी पीक पे आ गया था और कोई उसकी टक्कर का नहीं था। वो समझता था कि पूरी मार्केट का अब तो मैं ही शहजादा हूँ। लेकिन कुछ समय बाद उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था शायद जिसकी उसने सोची भी नहीं होगी। दिन था 18 मार्च 1982। मार्केट में सुबह सुबह सब सही चल रहा था, लेकिन 2 बजने के बाद मार्केट अचानक से नीचे गिरने स्टार्ट हो गया। मार्केट इतना नीचे गिरना स्टार्ट हो गया कि लोग जो ब्रोकर थे वो पैनिक सेलिंग करने लग गए। मार्केट में इतना लॉस हो गया था
कि जितना कि पूरी एक सेंचुरी में लॉस नहीं हुआ था। हर्षद के लगभग 10 लाख रुपए लॉस में चले गए थे। उसको ब्रोकर और कंपनी के पैसे चुकाने के लिए अपनी बीवी तक की ज्वेलरी गिरवी रखनी पड़ गई थी। हर्षद काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था। हर्षद की ये बात तो हम सबको सीखनी चाहिए कि इतने बड़े लॉस के बाद भी वो नीचे बैठने वाला नहीं था। उसने सोचा कि मैं दोबारा मार्केट में एक नई एंट्री करूँगा, लेकिन एक बिजनेस स्टार्टअप से करूँगा। तो उसने और उसके भाई अश्विन मेहता ने सोचा कि हम एक कंपनी की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम रखा उन्होंने ग्रोमोर कंसल्टेंसी। उसके अंदर वो लोगों को बुलाते थे, कस्टमर्स को, उनको एक प्रॉफिटेबल कंपनी से प्रॉफिटेबल शेयर्स खरीदने के लिए बोलते थे कि मतलब ये कंपनी इस टाइम प्रॉफिट में है, आप यहाँ से शेयर्स खरीदो। हर्षद ने देखा कि टाटा टी, मैक्लोड रसल, अपोलो टायर्स जैसी कंपनी काफ़ी प्रॉफिट में चल रही हैं। इनके शेयर्स अगर हम अपने कस्टमर से खरीदवाएंगे तो उनका आने वाले टाइम में काफ़ी प्रॉफिट होगा, जो कि उनकी सबसे अच्छा डिसीजन था। जो उनके शेयर्स थे उन्होंने खरीदे और कुछ समय बाद उनका प्राइस 10 गुना तक बढ़ चुका था, जिससे कि उनके कस्टमरों ने काफ़ी पैसे कमाए। उन कस्टमरों का प्रॉफिट देख बाहर-बाहर से लोग उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए आने लगे। उनकी ग्रोमोर कंसल्टेंसी की जो सारी स्कीमें थी, उनके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए दूर-दूर से लाइनें लगाने के लिए लोग आने लगे। 1985 तक हर्षद मेहता मार्केट का दोबारा एक नया बादशाह बन चुका था। हर्षद की खुशी देखकर और उसको दोबारा प्रॉफिट में जाते देखकर मार्केट का एक पुराना दिग्गज उससे काफ़ी नाराज़ था और उसे दोबारा बर्बाद करने की सोच रहा था, जो था मन्नू मानिक। उसे मार्केट का एक बियर भी बोला जाता था, भालू, जो कि प्रॉफिट जब कमाता था जब स्टॉक नीचे गिरते थे। जब जिस टाइम स्टॉक में एकदम गिरावट आई थी, उस टाइम मन्नू मानिक काफ़ी प्रॉफिट में चल रहा था। मन्नू मानिक हर्षद मेहता को मार्केट में नीचे गिराने की काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था और उसे इसी टाइम पे एक मौका भी मिल गया था। उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने जब बजट पेश किया तो उसमें कुछ ऐसे डिसीजन थे जिससे कि मार्केट नीचे गिरने वाला था। उन्होंने बजट पेश किया था, वो हर्षद मेहता के लिए काफ़ी भयानक साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने एक स्पीक नाम की कंपनी से काफ़ी हैवी क्वांटिटी में शेयर्स खरीद रखे थे, जो कि उनको काफ़ी लॉस देके गए थे। तो उनका इतना लॉस हो गया था कि जो मन्नू मानिक था उसने सारे मार्केट में ये बात फैला दी कि जो हर्षद मेहता है उसका 1 करोड़ रुपए का लॉस हो गया है और उसे ड्यूज चुकाने के लिए कोई पैसा नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत थी। हर्षद के पास इतना पैसा तो था कि वो लोगों का सारा कर्जा चुका सके। उसको कर्जा चुकाने के लिए लगभग 14 दिन का टाइम मिला। उसकी अब रेपुटेशन पे बात आ चुकी थी। अगर उसे अपनी रेपुटेशन बचानी थी तो 14 दिन के अंदर उसे पैसे वापस देने थे। लेकिन हर्षद ने एक चाल चली अपनी भी कि उसने 14 दिन के अंदर सारे पैसे लोगों को वापस कर दिए, जिससे कि उसकी रेपुटेशन भी बची रही और मार्केट में उसका नाम भी बचा रहा। ये बात सारे मार्केट में हर्षद ने फैला दी कि उसने टाइम से पहले ही सारा पैसा लोगों को वापस दे दिया। लेकिन ये बात सच थी कि हर्षद का उस टाइम 1.5 करोड़ का लॉस हो चुका था। लेकिन हर्षद ने फिर भी हार नहीं मानी, उसने दोबारा बाउंस बैक किया और एक नए तरीके से शुरुआत भी की। उन्होंने छोटे इन्वेस्टरों के साथ लिंक बनाए और जो इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर होते हैं उनके साथ भी लिंक बनाए। तो उन्होंने इंस्टीट्यूशनल जो चीज़ें होती हैं उनमें इन्वेस्ट करना चालू किया और कुछ ही समय में लार्जर इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर बन चुके थे। लेकिन हर्षद ने सोचा कि कब तक वो एक ब्रोकर की जैसे ज़िंदगी जिएंगे और पैसे मतलब इन्वेस्ट ही करते रहेंगे और पैसा कमाते रहेंगे। तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा करते हैं जिससे पैसा भी मेरा हो और प्रॉफिट भी मेरा हो। तो हर्षद घुसा स्टॉक मार्केट की एक दूसरी साइड, द मनी मार्केट में। तो ये मनी मार्केट कुछ इस तरह होता है जैसे कि दो बैंक हैं, एक बैंक है द सिटी बैंक और दूसरा बैंक है द अमेरिका बैंक। जो सिटी बैंक है उसके पास लगभग 600 करोड़ रुपए हैं, तो उसका काम 500 करोड़ में ही चल रहा है, तो 100 करोड़ रुपए वो अमेरिका बैंक को दे देगा, जो कि अमेरिका बैंक अपने काम में लगा लेगा। लेकिन अमेरिका बैंक को सिक्योरिटी के तौर पर सिटी बैंक को बीआर देनी पड़ती है। बीआर के अंदर उनके सिक्योरिटीज आती हैं, कुछ फाइल्स आते हैं, कागज आते हैं। तो हर्षद ने इसका एक लूप निकाला। तो उसने लूप ये निकाला कि उसने देखा कि जब सिटी बैंक दूसरे बैंक को पैसे देता है उससे पहले उन दोनों के बीच एक ब्रोकर होता है, जो कि हर्षद खुद बनने वाला था। तो हर्षद ने देखा कि 15 दिन तक वे पैसे एक ब्रोकर के पास रहते हैं। तो हर्षद ने सोचा कि वो ब्रोकर वो खुद बने और 15 दिन तक पैसे अपने पास रखे और पैसे दूसरे बैंक को जब दे, जब वो स्टॉक मार्केट में लगाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट अपने पास रखे और वो पैसा दूसरे बैंक को दे दे। इस तरह हर्षद ने इसका लूप निकाला और काफ़ी प्रॉफिट कमाया,
जो कि बाद में जाके उसका सबसे बड़ा स्कैम बनने वाला था। हर्षद ने जब इतना सारा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया तो मार्केट किसी टाइम पे 1980 में सिर्फ सेंसेक्स 800 था, लेकिन वो अब 450 तक पहुंच गया था। मन्नू मानिक और बाकी लोग उसे मार्केट नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस टाइम हर्षद के पास काफी अमाउंट में पैसा था जो कि मार्केट नीचे गिरने नहीं दे रहा था। हर्षद का इस काम में इतना प्रॉफिट होने लगा कि उसने मुंबई में अपना खुद का एक 15,000 स्क्वायर फुट का लेविश पेंटा हाउस खरीदा और अपनी खुद की 29 कारों में से एक वो कार भी थी जो इंडिया की पहली इंपोर्टेड कार लेक्सस थी, और यहीं से हर्षद का नाम पड़ा द बिग बुल। हर्षद के वर्ड्स की इतनी वैल्यू हो गई थी कि जब वो एक बार मज़दा प्रॉपर्टीज की शेयर्स खरीद रहा था तो उसके साथ एक दूसरी कंपनी थी स्वराज मज़दा, उसके भी शेयर्स काफ़ी प्रॉफिट में चले गए थे क्योंकि दोनों कंपनी के नाम पे मज़दा आता था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हर्षद के वर्ड्स की कितनी वैल्यू हो गई थी। हर्षद अपनी इस सक्सेस से भी खुश नहीं था। उसने तो अब ये प्लानिंग बना ली थी कि वो अब टाटा को बीट करेगा। हर्षद खुद को ही भगवान मानने लगा था। सारे न्यूज़ चैनल पे उसकी बातें होती थी। वो एक समय पे इतना प्रॉफिट कमाने लगा था कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स वही देता था। लेकिन उसकी डेस्टिनी को तो कुछ और ही मंजूर था। आपने ये बात तो सुनी होगी कि आदमी जितनी तेज़ी से ऊपर जाता है उससे भी तेज़ी से नीचे आके गिरता है। शायद यही हर्षद के साथ होने वाला था। जो हर्षद मनी मार्केट में घोटाला कर रहा था, शायद उसकी खबर आरबीआई को पता लगनी स्टार्ट हो गई थी और उसने कई बैंकों पे रेड मारने भी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी हर्षद ने एसबीआई बैंक से 500 करोड़ रुपए उठाए और उन्हें स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, जो कि हर्षद की शायद सबसे बड़ी गलती थी। हर्षद ने एसबीआई के एक स्टाफ मेंबर से बोला कि वो 500 करोड़ की फाइल को इस तरह मैनिपुलेट कर दे कि एसबीआई के गवर्नर्स को इस 500 करोड़ के घोटाले के बारे में पता ही ना चले। लेकिन एसबीआई के गवर्नर्स को इसके बारे में पता चल गया था और उन्होंने हर्षद को बुलाया और उसे बोला कि तुम्हें जो 500 करोड़ का घोटाला किया है उसके पैसे तुम्हें वापस देने ही होंगे। लेकिन हर्षद ने वे पैसे नहीं दिए क्योंकि हर्षद को पता था कि अगर वो मार्केट से निकाल के एसबीआई को वापस देगा तो मार्केट दोबारा नीचे गिर जाएगा। हर्षद ने एसबीआई के गवर्नर से कुछ दिन का टाइम मांगा पैसा वापस देने के लिए। हर्षद चाहता था कि ये बात किसी और को पता ना लगे, तो उसने दूसरे बैंक से पैसे लिए और इंस्टॉलमेंट में एसबीआई को देना स्टार्ट किया। लेकिन शायद हर्षद थोड़ा लेट हो चुका था। इसके बारे में एक टाइम्स ऑफ इंडिया की एंकर सुचेता दलाल को इसके बारे में पता चल चुका था और इसने अगले ही दिन न्यूज़ के फ्रंट पेज पे छाप दिया कि हर्षद ने 500 करोड़ का घोटाला किया है एसबीआई बैंक से। सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर आया और सरकार ने हर्षद के सारे अकाउंट्स में सीबीआई और आरबीआई की इन्वेस्टिगेशन करानी स्टार्ट की, जिससे कि हर्षद का सारा स्कैम जनता के सामने आ चुका था। जनता को पता लग चुका था कि हर्षद कितने साल से हमारे साथ इतना बड़ा स्कैम कर रहा था। जो स्टॉक मार्केट के शेयर्स के प्राइस हर्षद ने आसमान तक पहुंचा दिए थे वो धीरे धीरे करके काफ़ी नीचे गिरने स्टार्ट हो गए थे। जब अकाउंट की इन्वेस्टिगेशन की गई हर्षद के तो लगभग 4,000 करोड़ का घोटाला सामने आया। 4 जून 1992 को हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका घर, उसकी सारी कारें सीज कर दी गई थी। उसके भाई अश्विन को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। काफ़ी साल तक हर्षद मेहता का केस लीगली चलता रहा। वो कोर्ट में आता रहा, जेल में ही था वो इतने साल तक। लेकिन 2001 में उसने अपनी आखिरी सांस जेल में ही ली और 2001 में उसकी हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गई थी। और ये था स्कैम 1992 की पूरी कहानी।